तो स्वरों के बारे में जान लिए आप लोग। व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन को देखते हैं। स्वर को तो समझ गए होंगे, स्वर का वर्गीकरण अभी पढ़े आप लोग। तो अब व्यंजन वर्णों को देखिए। व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पर्श व्यंजन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। कंठ के बाद आता है तालव्य। च, छ, ज, झ, य। कंठ तालव्य। इसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अड़। कंठ तालव्य मूर्धन्य। अब आ जाता है दंत्य। दंत्य त, थ, द, ध, न। दंत के बाद आता है ओष्ठ। दंत के बाद क्या आ जाता है? ओष्ठ। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। तो यही वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन। क्या है ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इतने वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसमें से कुछ अल्प प्राण होते हैं, कुछ महाप्राण होते हैं, और कुछ इसमें से अघोष होते हैं तो कुछ सघोष होते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो अल्प प्राण वही होते हैं जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। अल्प प्राण क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है। जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं।
तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये जो है देखिए अल्प प्राण ध्वनियाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग के विषम वर्ण किसी भी वर्ग के विषम वर्ण जो होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। तो विषम वर्ण और किसी भी वर्ग का मतलब क्या हुआ है, क्या जाने आप लोग? देखिए क्या हुआ इसका मतलब समझ लीजिए। वर्ग जैसे ये पहला होता है एक क वर्ग है, क वर्ग, और इसको च वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और ये ट वर्ग है, ट वर्ग है, और ये त वर्ग है, और ये है प वर्ग, ठीक है। ये क्या है? क वर्ग है, च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। तो किसी भी वर्ग के विषम वर्ण, जैसे किसी भी वर्ग, मान लीजिए पहला ही ले लीजिए, क वर्ग ले लीजिए, तो विषम वर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे क, देखिए क वर्ग लेकर दिखा रहे हैं हम। क वर्ग को लेकर देख लीजिए। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग ले रहे हैं, चाहे जो भी वर्ग आप लोग ले सकते हैं। हम क वर्ग पहला लेकर दिखा दे रहे हैं, चाहे जो वर्ग लेंगे वही आएगा। तो क वर्ग लिए, ठीक है। किसी भी वर्ग के, किसी भी कोई भी वर्ग लो, चाहे क वर्ग लो, चाहे च वर्ग लो, ट वर्ग लो, चाहे जो वर्ग लो, सभी में वही आएगा। तो देखिए क वर्ग लेकर दिखा रहे हैं। तो किसी भी वर्ग के विषम वर्ण, विषम वर्ण का मतलब देख लीजिए। पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो विषम का मतलब क्या होता है? जो विषम वर्ण देखिए, एक विषम है और 3 विषम है, 5 विषम है, ठीक है। कहने का मतलब ए हो गया विषम, ए विषम है और ए विषम है। तो ये क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण यही हो गए। और महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण में जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। लिख लो। जिस वर्ण को बोलने में मुंह से अधिक हवा निकले अधिक हवा निकले उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो अल्प, देखिए जो किसी भी वर्ग, ये जो, हाँ
महाप्राण कौन कौन से वर्ण हैं देखिए, अल्प प्राण ध्वनियों को निकाल दीजिए। किसी भी वर्ग से अल्प प्राण ध्वनियों को निकाल देंगे, जो बच जाएंगी महाप्राण हैं। तो देखिए तो कौन कौन सी ध्वनि बच रहे हैं। ये तो जो विषम वर्ण हैं ये हो गए, अल्प प्राण हो गए। तो बच कौन कौन से रहे हैं, ए बच रहा है और ए बच रहा है। कहने का मतलब जो समवर्ण हैं, जो समवर्ण हैं, जो क्या वही हैं महाप्राण ध्वनियाँ। किसी भी वर्ग के समवर्ण को महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। समवर्ण का मतलब जैसे दूसरा और चौथा, 2 और 4 ये सम हैं, ठीक है। समवर्ण को किसी भी वर्ण में मतलब किसी भी वर्ग में निकालेंगे तो वही आएगा। जैसे च वर्ग में निकालेंगे तो च वर्ग में भी छ आ जाएगा और झ आ जाएगा, क्योंकि विषम है, सम है, ठीक है। ये दूसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है। तो समवर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ समवर्ण होती हैं और अल्प प्राण ध्वनियाँ विषम वर्ण, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। अगर न समझ में आया हो तो फिर से देख सकते हैं वीडियो को। तो आगे चलिए। आगे चलिए देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों को आप लोग जान गए होंगे। अब अघोष और सघोष को जान लेते हैं। तो घोष पहले देखिए, घोष या सघोष। घोष कहो चाहे सघोष, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। घोष कहो चाहे सघोष कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो घोष क्या होता है, घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष का मतलब क्या होता है, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, ठीक है। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है। जो वर्ण जो बोलते हैं, कुछ वर्ण बोलने में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन अधिक होता है और कुछ में बहुत कम होता है। तो जिसमें जिन वर्णों को बोलने में कंपन अधिक होता है, ज़्यादा अधिक होता है, तो उसको घोष कहते हैं, घोष या सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। और जिस वर्ण को बोलने में कंपन कम होता है या बहुत कम, न के बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जिसमें कंपन होता है उसको सघोष बोलते हैं, जिसमें कंपन नहीं होता उसमें उसको अघोष बोलते हैं, ठीक है। तो घोष को कैसे पहचानेंगे। घोष होते हैं किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, ठीक है। किसी भी वर्ग के अंतिम 3 वर्ण जो होते हैं वो घोष होते हैं। चाहे जो भी वर्ग ले लीजिए, चाहे क वर्ग, चाहे च वर्ग, चाहे ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से चाहे जो भी ले लीजिए, अंतिम 3 वर्ण जो होंगे, अंतिम 3 वर्ण देखिए,
1 2 3 अंतिम 3 यही हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अंतिम 3 वर्ण, ठीक है। ये सब एक घोष हैं, क्या है, घोष। घोष कहो चाहे सघोष कहो, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। और इधर के जो वर्ण बच जाए, दो जो इधर बच रहे हैं वर्ण, ये क्या हैं, ये हैं अघोष। क्या हैं ये, अघोष, ठीक है। ये सब अघोष हैं और ये इधर के सघोष हैं, सघोष या घोष, घोष को ही सघोष कहते हैं। और ये जो इसके इधर जो हैं ये अघोष हैं ध्वनियाँ, ठीक है। अघोष और सघोष तो बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एक ट्रिक है, ये समझने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर ध्यान से समझ लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रिक से याद हो जाएगा, तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप लोग ट्रिक से याद करिए। अगर न समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए। अगर समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और रट्टा मारने से तो बहुत जल्दी दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जो भी रट्टा मारते हैं बहुत दिनों तक दिमाग में नहीं टिकता। और जो समझते हैं, जो एक बार समझ लेते हैं किसी चीज़ को, तो वो बहुत दिनों तक दिमाग में अस्थायी रूप से रहता है। तो अगर ट्रिक से आप लोग पढ़ेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा और कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करेंगे। हम आप सभी से मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।